गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 राष्ट्रीय एकीकरण का आगे का भाग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। तो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं और ये सब किसके द्वारा हुए? हमारे राष्ट्र नायकों द्वारा। भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों सिद्धांतों का समावेश है जिसमें भारत की एकता शक्तिशाली है। आपने जाना कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले, सभी पंथों को मानने वाले, रीति रिवाज वाले, रहन सहन वाले और उपासना करने वाले, अलग अलग जाति समुदाय के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एकता का सूत्र में बंधे हुए दिखाई देते हैं और ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक भी है। अब जो सिद्धांत आवश्यक है वो सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि जनता ही इन्हें चुनाव में चुनकर लाती है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? समान मौलिक अधिकार। अब भारतीय संविधान द्वारा, संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रावधान है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो भी हम देखेंगे। तो ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। भारत के प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, उसे ये अधिकार प्राप्त है। नागरिकों के कल्याण और सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। अब नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों में सबसे पहला आता है समानता। सभी को समान अधिकार। स्वतंत्रता की प्राप्ति है, सभी को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। सभी को सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान है। किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है या बुरा व्यवहार होता है तो उसके साथ न्याय होती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से उसका साथ देती है। तो इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को संरक्षण भी प्राप्त है। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष प्रावधान प्राप्त है। इन्हें छूट दी गई है नौकरी वगैरह में, ताकि ये भी अपना समान अवसर प्रदान करें देश के लिए। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म, भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी निर्धनों, शोषितों और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों के लिए कार्य करते हैं और उनको पूर्ति के लिए उपाय करने का हर संभव प्रयास करते हैं और सरकार इनका मार्गदर्शन भी करती है। फिर आता है समान मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों आदि और राष्ट्रगान का आदर करें। सभी नागरिकों को भारत की एकता अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बंधुत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। न्यायपालिका न्याय व्यवस्था देखती है। भारत में संघ और केंद्र राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्याय व्यवस्था भी है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उन्हें। वो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। सरकार किसी धर्म को बिना भेदभाव किए कोई कार्रवाई नहीं करती, ना हस्तक्षेप करती है। इसके बाद आता है समान प्रतीक चिन्ह। भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, अब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, जन गण मन, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह। इन सब का सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो समस्त नागरिकों को आदर्श और निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं। ये राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान करते हैं और एकता की स्थापना करते हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे सहायक और महत्वपूर्ण
तत्व माना जाता है। भारत में विभिन्न संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग रहते हैं और जिनके अपने रीति रिवाज, त्यौहार हैं, किंतु हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद आता है गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमें संविधान प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और गांधी जयंती जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। इन्हें सभी भारतवासी उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है। पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। भारत में पर्यटन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं, मिलने जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। इस इतने विशाल देश को समझने और सभी की संस्कृति को जानने, सभी में एकता का भाव जागृत करने, सहयोग प्रदान करने के लिए पर्यटन सबसे अच्छा तत्व माना जाता है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, हमारे समान भाव, विचार, दृष्टिकोण विकसित होते हैं और देश की संस्कृति को, आर्थिक और औद्योगिक विकास को इससे बढ़ावा मिलता है और विकास के नए आयामों को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हमारे देश को फूलों की एक माला के समान समझा जाता है। एक माला में जो माला है उसमें अनेक रंग और महक वाले धागों में इनको पिरोया गया है। इसका सरल अर्थ यही माना गया है कि हम एक सूत्र में बांधकर और राष्ट्र में मिलजुल कर आपसी सौहार्द और सहयोग, प्रेम की भावना के साथ रहते हैं। जिस प्रकार से एक माला में कई प्रकार के फूलों को पिनाया जाता है, पिरोया जाता है एक धागे में, और वो माला का रूप ले लेता है और वो सब इकट्ठे होकर इसको सुशोभित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में सभी संप्रदाय, धर्म और जाति के लोग मिलकर एक माला का कार्य करते हैं, मतलब सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारी राष्ट्रीयता की भावना इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करती है। यहाँ तक आपको इस बात को पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।